हमारे देश में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का उपवास रखने की परंपरा है और आप में से बहुत सारे लोगों ने आज भी सोमवार का उपवास जरूर रखा होगा। लेकिन हमारे देश में उपवासों का प्रयोग कई बार राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है, राजनीति के लिए भी किया जाता है। और आज किसानों और कई नेताओं ने सोमवार का ऐसा ही उपवास रखकर केंद्र सरकार पर अपना राजनीतिक दबाव और बढ़ा दिया है। आज हम आपको वर्ष 2020 में यानी आज के युग में राजनीतिक उपवासों की प्रासंगिकता के बारे में बताएंगे कि ये उपवास आज के जमाने में कितने सही या गलत हैं। लेकिन उससे पहले आंदोलन के आज के अपडेट्स के बारे में आप जान लीजिए कि किसानों का ये आंदोलन अब तक कहां पहुंचा है। आज का जो दिन है ये किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है। अब भी सरकार और किसान किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, यानी डेडलॉक अब भी जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने फिर से यह स्पष्ट किया है कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और सरकार आगे भी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि सरकार अब भी लगातार ये कह रही है कि हम जो नए कृषि कानून हैं इन्हें वापस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। और किसान ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है, हमारी एक ही शर्त है कि ये सारे कानून वापस लिए जाएं। अब बड़ी बात यह है कि इसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और समाधान भी वहीं पर है, इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और कुछ दूसरे राज्यों के किसान संगठनों ने आज देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है और नए कानूनों पर सरकार को अपना समर्थन दिया है। इसका मतलब यह है कि अब किसान दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक किसान वो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं, और दूसरा धड़ा किसानों का वो है जो ये कह रहा है कि हम नए कानून का स्वागत करते हैं और नए कानून बने रहने चाहिए। पंजाब, हरियाणा के जो किसान हैं वो कहते हैं कि वापस लिया जाना चाहिए कानून, लेकिन देश के जो बाकी हिस्सों के किसान हैं अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और वो नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल आगे चलकर जो आएगा वो ये है कि असली किसान कौन है और किस किसान की बात मानी जाए। जो इस कानून के विरोध में है उनकी बात मानी जाए या जो इस कानून के पक्ष में है उनकी बात मानी जाए। आज प्रदर्शन वाली जगहों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का उपवास रखा, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी आज भूख हड़ताल की। और क्यों ना करें, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद भी उपवास की राजनीति में बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और आपको याद होगा अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से उपवास इस पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है। तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन आप याद कर लीजिए जब 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसी से आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी और यह भी उपवास से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा आज सुबह किसानों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हाईवे पर गाजीपुर बॉर्डर को कुछ समय तक के लिए बंद कर दिया था, हालांकि बाद में इसे खोल दिया गया। 19 दिन से चल रहे इस आंदोलन के दौरान ठंड, बीमारियों और अलग अलग कारणों से करीब 15 किसानों की मौत भी हो चुकी है। और आप सब जानते हैं इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है, यानी चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है और ऐसे में इस तरह का आंदोलन करना अपने आप में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर जो किसान हैं वो ना तो मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो वहां सवाल ही नहीं है। जाहिर है अब आंदोलन कर रहे किसानों को यह भी सोचना चाहिए कि कहीं उनकी जिद लोगों की जिंदगियों पर भारी तो नहीं पड़ने लगी है। उपवास समाप्त होने के बाद किसानों ने आज शाम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एक और बैठक की और अब कल सुबह सिंघू बॉर्डर पर ये सभी किसान संगठन एक और बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आज किसानों के साथ साथ कई राजनेताओं ने भी इस आंदोलन के समर्थन में उपवास रखा और कुछ लोगों ने इसे भूख हड़ताल कहा तो कुछ ने इसे अनशन कहकर बुलाया। लेकिन यह उपवास सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया। हमारे देश में हर सोमवार को बहुत सारे लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपवास का असली अर्थ
सिर्फ कुछ घंटों के लिए खाना पीना छोड़कर भूखा रहना नहीं होता, बल्कि उपवास संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है निवास। ये दो शब्द हैं, उप और वास, इसलिए इसे उपवास कहा जाता है। उपवास का मतलब होता है अपनी आत्मा के निकट निवास करना, यानी उपवास के दौरान आप अपने मन की शक्ति के करीब होते हैं, लेकिन यह तभी सफल होता है जब आपके मन की शक्ति सकारात्मक दिशा में लगती है। अगर मन की शक्ति नकारात्मक होने लगे तो उपवास उपहास का विषय भी बन सकता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में इसी उपवास को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया था। आजादी के बाद भी कई बार अलग अलग आंदोलनों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए उपवास का इस्तेमाल किया गया और आज भी 2020 में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आत्मा को मजबूती देने वाले उपवास में जब शरीर और मन की जरूरतों का प्रवेश हो जाए तो वो उपवास नहीं रहता, और अगर इसमें राजनीति की मिलावट हो जाए तो फिर ये सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनल्स के कैमरों के लिए किया गया एक ड्रामा बन जाता है। और जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने आज किसानों के समर्थन में 9 घंटे का उपवास रखा, वो अपने आप में एक राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये 2020 का उपवास है जो कि पुराने जमाने के उपवास से बिल्कुल अलग है। अंग्रेजों के जमाने में संसद भवन में बम फेंककर अपनी मांग उठाने वाले भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त 116 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। 116 दिन तक वो जेल में कैदियों को अच्छी सुविधाएं देने और पढ़ने के लिए अखबार की मांग कर रहे थे। लेकिन भगत सिंह ने यह हड़ताल उस समय के मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं की थी, बल्कि वो चुपचाप अंग्रेजों और जेल प्रशासन के खिलाफ अनशन करते रहे। जबकि आज अनशन करने वाले लोग पहले अपने चारों तरफ न्यूज चैनल्स के कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले न्यूज चैनल्स को, अखबार वालों को फोन करके बताया जाता है कि नेताजी आज उपवास पर बैठने वाले हैं, आप कवर करने जरूर आइएगा और नेताजी का एक बयान भी लीजिएगा और नेताजी की एक फोटो कल के अखबार में जरूर छपनी चाहिए और नेताजी आज न्यूज चैनल्स पर भी दिन भर दिखाई देने चाहिए। असल में उपवास करने का अगर ये भी फायदा ना हो तो फिर उपवास का रखने की जरूरत ही क्या है। और ये सारी व्यवस्था जब नेताओं के पीआर मैनेजर्स कर लेते हैं, उसके बाद नेता भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2011 में दिल्ली में अन्ना हजारे का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और तब भी उपवास को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था। तब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज इस पार्टी के जिन चेहरों ने उपवास रखा, उस समय ये सभी चेहरे अन्ना हजारे के साथ मंच पर मौजूद रहते थे। और ये जो इतना बड़ा आंदोलन चला था, ये आप याद कर लीजिए किस मुद्दे पर चला था। ये जन लोकपाल बिल के लिए चला था और आज भी जन लोकपाल बिल के बारे में अब तो बहस खत्म हो गई है, किसी को पता भी नहीं है कि उसका आखिर हुआ क्या। लेकिन उससे एक फायदा जरूर हुआ, अन्ना हजारे वापस अपना बोरिया बिस्तरा लेकर गांव चले गए और आज भी वहीं रहते हैं। अब उनके पास कोई न्यूज चैनल वाला नहीं जाता, उनके पास कोई अखबार वाला नहीं जाता, उनकी तस्वीरें भी नहीं छपती, उनके इंटरव्यू भी नहीं छपते। लेकिन उससे एक फायदा हुआ, उससे एक नई पार्टी का उदय हो गया, उसका नाम था आम आदमी पार्टी। और वो पार्टी आज दिल्ली पर अपना शासन कर रही है और उपवास की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस समय देश में सबसे बड़ी एक्सपर्ट है। वो जानते हैं कि उपवास की राजनीति कैसे करनी है और कैसे किस गाड़ी में, चलती गाड़ी में सवार हो जाना है, जहां से उनकी सारी की सारी जो दुकान है वो चलती रहे। लेकिन ये बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी एक बार डॉक्टर BR अंबेडकर के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 17 अगस्त 1932 की बात है। तब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की थी। इसका मकसद था दलितों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का स्वतंत्र अधिकार देना और इसमें हर दलित को 2 वोट डालने का अधिकार देने का प्रावधान था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दलितों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे और उन्होंने वहीं इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। महात्मा गांधी की जिद के सामने झुकते हुए डॉक्टर अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पहुंचे और वहां उन्होंने बहुत बेमन से
रोते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दलितों को मिला स्वतंत्र निर्वाचन का अधिकार समाप्त हो गया और इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर इसी पूना पैक्ट के समर्थन में थे। वो चाहते थे हर कीमत पर यह पैक्ट लागू हो जाए, यानी जो दलितों के लिए अलग प्रावधान था। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि अनशन की वजह से गांधी जी को कुछ हो जाए और लोग उन्हें दोषी मानने लगे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के साथ वहां गए और उन्होंने गांधी जी से समझौता कर लिया। इस संदर्भ में आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते हैं कि कई बार अनशन भी एक प्रकार की हिंसा में बदल जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरे के खिलाफ तो हिंसा नहीं करता, लेकिन स्वयं भूखा रहकर खुद को चोट पहुंचाता है और जिसके खिलाफ ये अनशन किया जाता है वो आखिरकार ग्लानि की भावना से भर जाता है। गिल्ट फैक्टर इसे कहते हैं। और आज के जमाने में ये बात और भी सटीक बैठती है, क्योंकि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से किसी दूसरे का जीवन संकट में पड़ जाए। इसलिए अनशन को आधुनिक रूप में नए सिरे से समझने की जरूरत है। आजकल के अनशन इंटरमिटेंट फास्टिंग में बदल कर रह गए। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये बहुत सारे डाइटिशियंस आजकल आपको बताते होंगे कि जब आप 2 मील्स खा चुके होते हैं, उसके बीच में आपको कुछ समय तक भूखा रहना होता है। उससे आपका वजन कम हो जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। आमतौर पर लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 12 से 16 घंटे तक ऐसे ही उपवास रखते हैं। इसमें शरीर को भोजन पचाने में सहायता मिलती है, वजन कम होता है। आप आजकल के राजनीतिक उपवास को भी इसी डिजाइनर श्रेणी में रख सकते हैं, जहां उपवास का असली मकसद आत्मा को स्वच्छ करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक बढ़त लेना होता है। आज किसान उपवास पर थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में किसानों के खाने पीने और उनके स्वास्थ्य की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए भी आपको यह समझना होगा, यह 2020 का आज के युग का आंदोलन है। युवा किसानों के लिए पिज्जा की व्यवस्था है, तो वृद्ध किसानों के लिए मसाज चेयर्स का प्रबंध भी किया गया है, जहां वो अगर थक जाएं तो अपने पैरों की मसाज करा सकते हैं, शरीर की मसाज कर सकते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके। इसी तरह यहां कपड़े धोने के लिए अलग वॉशिंग मशीन्स की व्यवस्था है और जिम की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, किसान लंबे समय तक आंदोलन कर सकें, इसके लिए खान पान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। किसानों के लिए ड्राई फ्रूट से लेकर शहद और ब्रेड तक सब चीजों की व्यवस्था की गई है। जिसको जैसा खाना सूट करता है वो वैसा खाना खा सकता है। यानी इस आंदोलन के दौरान गरीब किसानों का ध्यान रखते हुए एक पूरा के पूरा नया इकोसिस्टम विकसित कर लिया गया है। और ये सारी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किसान बहुत बड़ी तैयारी करके आए हैं और ये जो आंदोलन है ये लंबा खींचेगा। और ये किसान, आंदोलनकारी किसान तैयार हैं इस बात के लिए कि अगर महीनों तक भी यहां रुकना पड़ा तो वो ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन अब सवाल यही है कि अब ये आंदोलन यहां से किस दिशा में जाएगा। इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला ये कि किसान नए कृषि कानूनों में संशोधन की बात को स्वीकार कर ले। दूसरा ये कि सरकार इन कानूनों को पूरी तरह से वापस ले ले। और तीसरा ये कि यह आंदोलन अभी ऐसे ही लंबे समय तक यूं ही चलता रहे और यह डेडलॉक ऐसे ही जारी रहे। समस्या यह है कि सरकार इस बात का इशारा कई बार कर चुकी है कि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा और किसान इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में सिर्फ बीच का रास्ता ही बचता है, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, जिसमें हो सकता है कि सहमति की दिशा में कुछ कदम किसान उठाएं और कुछ कदम सरकार बढ़ाए और बीच में कहीं पहुंचकर इस आंदोलन को दोनों की इच्छा के अनुरूप समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए किसानों के बीच कुछ ऐसे नेताओं की तलाश की जानी चाहिए जिनका रुख थोड़ा सा लचीला हो और जो समस्या की जगह समाधान को प्राथमिकता देते हों। क्योंकि समस्या को बताना तो बहुत आसान है, लेकिन समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार को भी किसानों के बीच जाकर अपनी बातों को सही ढंग से रखना चाहिए और अपने नेताओं को मैदान में उतारकर किसानों तक अपनी बात बेहतर